अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अकाउंटेंट बनने में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है एडवांस एक्सेल के बारे में, टैली बेसिक के बारे में और बेसिक टैक्सेशन के बारे में। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट भी जॉब कर सकते हैं। बेसिकली ये एक बेसिक कोर्स है जिसमें आपको बेसिक डिटेल बताई गई है एडवांस एक्सेल की और टैली की और बेसिक टैक्सेशन की, और ये एक फ्री कोर्स है। तो आप ये कोर्स करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और आप ये कोर्स करने के बाद किसी भी कंपनी में ये सर्टिफिकेट आपको जॉब के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा हम अकाउंटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो भी बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप जो हमारी फ्यूचर में जो वीडियोस आती हैं जिनमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप अकाउंटेंट बन सकते हैं या घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो हमें एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है, कंटिन्यू एजुकेशन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी पे जाना है, कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये ऐसा पेज खोलेगा। तो पहले पूछ रहा है कंपनी नेम, तो यहाँ पे हमें कंपनी नेम देना है जो हमारी कंपनी का नाम है। तो अभी मैं ले लेता हूँ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेलिंग नेम में भी हमें ये रहने देना है, एड्रेस इसका ले लेना है। जैसे मैंने लिख दिया नोएडा, उसका एड्रेस है कंपनी का एड्रेस, तो हमें ले लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जो आपको रखना है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस ले सकते हैं आप। ठीक है, अब स्टेट में है, अब ये कहाँ पे जिस स्टेट में कंपनी है वो हमें वो सेलेक्ट करनी है। जैसे ये कंपनी मैं मानता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कंट्री इंडिया है, पिन कोड है 201 309, टेलीफोन नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, फैक्स है, ईमेल देता हूँ। और यहाँ वेबसाइट डालनी है, जो कंपनी की वेबसाइट है वो वेबसाइट में आएगी। ठीक है, ये सब कर लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग पूछ रहा है। अब इसके में हमें वो डालनी है कि जिस ईयर में आपकी कंपनी शुरू हुई थी, तो कौन सी, अब जब आपने बुक्स स्टार्टिंग करना शुरू करा है तो हमें यहाँ पे वो डेट लेनी है। जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आपको स्टार्ट करना है, तो उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ले लेना, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 अप्रैल 2022 ले लेता हूँ, मान लीजिए। और ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये पूछ रहा है बुक्स कब से आपसे स्टार्ट करी है, तो ये डेट कुछ भी हो सकती है। तो अभी के लिए मैं इसमें 1 अप्रैल 2022 ही ले लेता हूँ उसमें भी। ठीक है, और ये सब एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद एक कंपनी क्रेडिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और इसमें हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबको यस कर देना, सबको यस नहीं, एंटर मार देना है इसमें, एंटर पे करके। और इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स को नो कर देना है। ठीक है, अभी हम जीएसटी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको नो ही लेते हैं। तो बाकी सब ऑप्शन सेम ऐसे ही रहने देने हैं, एंटर मार देना है सब में। ठीक है, अब ये कंपनी हमारी बन चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सनराइज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ। ठीक है, अब ये अब हमारे सामने ऑप्शन आ गए हैं। अब कंपनी में हमें कुछ भी एडिट करना है तो हम कंपनी में जाएंगे। ठीक है, ऑल्टर में जाना है हमें। ऑल्टर में जाके हम कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑल्टर में जाके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए कि फ़ोन नंबर चेंज करना था, तो फ़ोन नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फ़ोन नंबर चेंज कर देता, तो कुछ भी चेंजेस करके बाद एंटर मार के इसको सेव कर देना है। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इसमें। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कंपनी, ये कंपनी के लिए जाने के लिए शॉर्टकट क्या है। अब एक के दिखा रहा है, के नीचे एक अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये ऑल्ट से इसकी कमांड है, ऑल्ट के साथ। तो ऑल्ट के साथ इसकी कंपनी कमांड होगी, तो ऑल्ट के प्रेस करूँगा मैं तो ये खुल जाएगा। इसी तरह ये डाटा में जाने के लिए इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होगी, ऑल्ट वाई, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन है। अगर इसके नीचे 2 लाइन होती तो इसकी कमांड क्या हो जाती, कंट्रोल वाई। ठीक है, तो अभी के लिए एक लाइन है तो उसकी कमांड क्या होगी, ऑल्ट वाई। ठीक है, इन सब की कमांड है ऑल्ट के साथ, जो भी इसने अल्फ़ाबेट दिया है वो उसकी कमांड है। जैसे ऑल्ट ओ है, ऑल्ट ई है, ठीक है, ऑल्ट एम है, ये सब इसकी शॉर्टकट कमांड है इसमें। इस तरह आपको सारी कमांड कॉपी में नोट करनी है। जैसे ऑल्ट के से कंपनी है, ऑल्ट वाई से डाटा में जाने के लिए कमांड है, ऑल्ट जेड से एक्सचेंज में जाने के लिए है, ऑल्ट ओ से इंपोर्ट में, ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट में, ऑल्ट एफ से ईमेल में, और ऑल्ट पी से प्रिंट में जाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और F3 से कंपनी है, और F2 से डेट चेंज करने के लिए। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। इसके अलावा जो शॉर्टकट कमांड आपको नोट करनी है वो होगी वाउचर में जाके आपको ये नोट करनी है। F2 है, F2 ये तो आपने नोट कर ली थी, F2 और F3। जो नोट करना है आपको है F4 है कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए, ये F4 दबाया मैंने। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ आ गया है। और F5 है पेमेंट में जाने के लिए, F5 दबाया मैंने तो पेमेंट आ गया पेमेंट वाउचर में जाने के लिए। F6 है, इसी तरह F6 है, F6 रिसीप्ट वाउचर में जाने के लिए। और F7 है जनरल वाउचर में जाने के लिए। और F8 है सेल्स वाउचर में जाने के लिए। और F9 है परचेस वाउचर में जाने के लिए। और F10 है वाउचर्स और अदर वाउचर में जाने के लिए। और इसी तरह चेंज मोड है कंट्रोल एच, इससे होता है हम जो वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आइटम इनवॉइस मोड ले सकते हैं और एक वाउचर मोड ले सकते हैं। 2 तरह के मोड होते हैं इसमें। ठीक है, मेनली 3 होते हैं, लेकिन अभी तो हम 2 में सीखेंगे। तो 2 मोड में जाने के लिए हम इसमें चेंज मोड में जा सकते हैं। तो उसकी कमांड है कंट्रोल एच, क्योंकि इसके नीचे 2 लाइनें हैं आप देख रहे हो, तो उसकी कमांड हो गई है कंट्रोल प्लस एच। उसी तरह ऑप्शनल में जाने के लिए और कंट्रोल प्लस एल होगी। ठीक है, और पोस्ट डेट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी होगी। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके अलावा जो 2 अदर कमांड है वो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर है। कंट्रोल प्लस एंटर है जो कि है वाउचर को एडिट करने के लिए, लेजर को एडिट करने के लिए। ठीक है, और उसी तरह से है और ऑल्ट एस है, वो है आपकी ऑल्ट एस हो जाएगी आपकी स्टॉक समरी के लिए। और ऑल्ट डी है वो है वाउचर को डिलीट करने के लिए, ऑल्ट डी का यूज़ करेंगे। अब हम एंट्री करेंगे वाउचर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर और सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री क्रिएटर उसे बोलते हैं जिससे हम परचेस करते हैं सामान, वो भी उधार में। और सन्ड्री डेटर उन्हें कहते हैं जिसे हम सामान बेचते हैं उधारी में। ठीक है, तो अब लेजर में क्रिएट करते हैं सन्ड्री क्रिएटर। सबसे पहले कोई से भी नाम हम क्रिएट कर लेंगे। सुनील जैसे ले लिया हमने सुनील, और उसके पीछे डाल देंगे हम क्रिएटर। CR ले लेंगे, इसका मतलब हो गया क्रिएटर। ठीक है, और उसको डालेंगे हम अंडर में सन्ड्री क्रिएटर के। सन्ड्री क्रिएटर डाल दिया। अब यहाँ एंटर मार के एक्सेप्ट कर देंगे इसको। दूसरा बनाएंगे हम मोहन के नाम से बना देंगे। आप तो कुछ भी नेम ले सकते हैं जब आप बनाओगे तो। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर यहाँ CR कर लिया, इसको डाले सन्ड्री क्रिएटर में डाल दिया।
ठीक है। ऐसे ही आपको 10 नाम क्रिएट करने हैं, अलग अलग नाम से करने हैं, 10 नाम क्रिएट करने हैं और 10 करने हैं आपको संडी डेटर के, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हम ले लिया, हमने सुरेश ले लिया, सुरेश, और जब डेटर बनाएंगे तो उसके पीछे DR डाल देंगे, ठीक है। और उसको अंडर में ले लेंगे संडी डेटर के, संडी डेटर के नाम ले लिया। एक और मैं बनाता हूँ संडी डेटर, रोहित DR, एंटर मार के एक्सेप्ट करा देंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 नाम संडी डेटर के भी क्रिएट करने हैं। ये सब जब हो जाए उसके बाद आपको क्रिएट करना है परचेस और सेल के लेजर और बैंक का लेजर क्रिएट करना है। तो परचेस का लेजर क्रिएट करने के सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे आप परचेस अकाउंट, इसको लेना है परचेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर लेना है सेल अकाउंट, इसको लेना है सेल अकाउंट के अंदर। और एक लेना है आपको, और आपको क्रिएट करना है 5 बैंक के नाम क्रिएट करने हैं। तो अभी मैं 2 नाम क्रिएट कर देता हूँ बैंक के नाम, आप 5 कर देना, ठीक है। मैं अभी 2 नाम के बैंक के नाम क्रिएट कर देता हूँ। SBI, इसको लेना है बैंक अकाउंट के अंदर। और लेता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी बैंक अकाउंट के अंदर ले लेना, ठीक है। सभी जो बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे आप उसको बैंक अकाउंट के अंदर लेना है। ऐसे ही आपको 5 बैंक के नाम क्रिएट कर देने हैं। ये सब हो जाने के बाद फिर हम करेंगे वाउचर पे जाएंगे, गेटवे टैली में जाके वाउचर में जाएंगे, ठीक है। वाउचर में जाके परचेस की एंट्री करेंगे, ठीक है। परचेस की एंट्री करेंगे और अदर वाउचर में जाएंगे, और अदर वाउचर में जाके चेंज मोड में जाएंगे। यहाँ से हम वाउचर मोड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें वाउचर मोड में एंट्री करनी है। वाउचर मोड में करने के बाद डेबिट क्रेडिट का रूल लग जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम यहाँ पे ये रखेंगे कि जैसे कंपनी ने कुछ गुड्स परचेस करे हैं तो उसका जो बिल मिला है, जो बिल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है इनवॉइस नंबर, वो हमें यहाँ डालना होता है, ठीक है। तो वो नंबर हम ले लेंगे। अगर गुड्स अपने परचेस करा है तो कोई मान लो 125 उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा है तो हम यहाँ डाल देंगे, और डेट ले लेंगे, जो जिस दिन की डेट हमने परचेस करी है वो डेट यहाँ आ जाएगी। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये 1 अप्रैल 2022 है डिफॉल्ट के लिए, ठीक है। तो क्रेडिटर में हम क्या ले लेंगे, CR ले लेंगे, यानी क्रेडिटर ले लेंगे जिससे हमने परचेस करा है। मैंने आपको पहले बताया था जिससे हम सामान परचेस करते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो हम क्रेडिटर परचेस करेंगे, जैसे मोहन है यहाँ पे क्रेडिटर, और कौन कौन है यहाँ पे, सुनील भी है, ठीक है। आपके पास 10 नाम होंगे तो एक एक करके आपको सबको क्रिएट करना है इसी तरह से। तो अभी हम मोहन ले लेते हैं, मोहन CR से हम परचेस कर रहे हैं, गुड्स सामान परचेस कर रहे हैं। तो हमने किया है 5000 का सामान परचेस करा है। ये न्यू रेफरेंस में एंटर मार देना आप, एंटर, ठीक है। और यहाँ डेबिट ले लेना है आप, परचेस अकाउंट ले लेना, ठीक है। परचेस अकाउंट नाम आ जाएगा। अभी हम फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इनवॉइस मोड में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, एंटर मारेंगे। तो ये होती नरेशन। तो आप नरेशन लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदे, मोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है, या ठीक है, ये ले सकते हैं आप। तो ऐसे हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है, एक और करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है इनवॉइस नंबर, मान लो 126 इनवॉइस नंबर ले लिया हमने, ठीक है। हमने एक और गुड्स परचेज कर रहे हैं और 1 अप्रैल डिफॉल्ट डेट है, इसे ले लेते हैं, मान लिया 1 अप्रैल को परचेज करा है। अब हम किससे परचेज कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा क्रिएटर लेते हैं, सुनील से लेते हैं। यहाँ सुनील से हमने क्रिएट कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है।
कितना सामान किया, 10,000 का सामान मान लेते हैं, 10,000 का सामान परचेज कर लिया और यहाँ परचेज अकाउंट लिख देते हैं, एंटर मार देते हैं। यहाँ सब एंटर मारना है, कुछ नहीं करना। यहाँ नेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंटर मार लिया तो एक्सेप्ट कर देंगे इसको एंटर मार के। इसी तरह से आपको 10 क्रेडिट से सामान परचेज करना है, ठीक है, एंटर करना है। जब ये हो जाए उसके बाद आपको सेल की एंट्री करनी है। वो कैसे करोगे आप, सेल में जाने के लिए F8 प्रेस करोगे और परचेस में जाने के लिए F9 होता है, ठीक है। और अब हम करनी है सेल में एंट्री, तो उसके लिए हम F8 प्रेस करेंगे, सेल में करेंगे अब एंट्री। अब हम जो हमने सामान खरीदा है उसको सेल करेंगे। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ क्या डालेंगे, डेटर का नाम डालेंगे, DR का, क्योंकि डेटर से हम सामान भेजते हैं डेटर को, ठीक है। तो DR लेना है यहाँ पे सारे, तो हमने रोहित ले लिया। अब नेम ऑफ आइटम, हमने आइटम तो अभी हमारे पास है नहीं आइटम, तो हमें चेंज मोड करना है और वाउचर मोड यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ DR में हमें रोहित आ गया, ठीक है, और रोहित डेटर आ गया और इसको हमने सामान बेच दिया कितने में, 15,000 में मान लीजिए। जितने में आपने परचेज करा, ये बात ध्यान रखना, जितने में आपने परचेज किया है कोई भी सामान, आप उसको ज़्यादा में ही बेचोगे, क्योंकि जो आप प्रॉफिट भी उसमें आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये मत करना कि जितना में आपने खरीदा था उतना में बेच दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी निकालना है इसमें से, इसलिए आप प्रॉफिट में अपना जोड़ के उसको सेल करना। तो सेल की एंट्री कर रहे हैं, अभी हम 15,000 मान लिया हमने, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सेल अकाउंट ले लेंगे, ठीक है, और ये ब्लैंक छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद अब आपको एंटर करना है और सेव कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरी एंट्री करनी है डेटर की, दूसरे सामान बेचना है। तो दूसरा हमारा डेटर है, मान लीजिए सुरेश है, सुरेश का सामान बेचते हैं, इसको बेच दिया 20,000 का सामान, ठीक है। इसी तरह से सेल अकाउंट ले लिया यहाँ पे और एंटर कर दिया। और आप नेशन यहाँ लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ठीक है। ये एंट्री हो गई, 2 तो मैंने कर दी है, आपको 8 मतलब पूरी टोटल आपको 10 एंट्री करनी है सेल की। इसी तरह से सेल के आपको अलग अलग डेटर को बेचना है सामान, ठीक है। जब ये सब हो जाए, जब परचेस हो जाए, सेल हो जाए, एंट्री हो जाए इसकी 10-10, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है, रिसीव करनी है। रिसीव में जाना है, रिसीव आप आपने जिसको सामान बेचा है आप उससे रिसीव करोगे, ठीक है। वो एंट्री आप करोगे रिसीव वाउचर में करोगे। तो रिसीव वाउचर में जाने के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहले पूछ रहा है क्रिएटर, यहाँ क्रेडिट का नाम पूछा, तो क्रेडिट का क्या किसे करना है हमें, DR को, यानी जिससे हमने सामान बेचा है रोहित को। यहाँ DR आएंगे, यानी डेटर आएंगे, यहाँ पे एंटर करने के। अब यहाँ बता रहा है कि ये 15,000 इससे लेने हैं हमें, ठीक है, 15,000 लेने हैं, तो 15,000 यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे, यहाँ पे 15,000 ले लेंगे इससे। 15,000 ले लिए, एंटर मारना है, एंटर मारना है और डेबिट करना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, जिसमें आप पैसा रिसीव करोगे, कैश में लोगे या बैंक में लोगे, यहाँ कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या मान लिया हमने कैश में रिसीव कर लिया है, ये कैश में रिसीव कर लिया 15,000, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप नेशन लिख सकते हो, यहाँ लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, ठीक है, ये लिख सकते हो आप और एंटर मार के सेव कर देना, यानी कि हमने इससे पैसे ले लिए हैं। अब दूसरा कौन था हमारा, किससे लेने हैं, अब लेने हैं हमें सुरेश से। सुरेश को हमने कितने का माल बेचा था, हमने 20,000 का, यहाँ पे दिखा रहा है 20,000। करंट बैलेंस कितना इस पर चढ़ा हुआ है, 20,000, तो उसे 20,000 ले लेंगे। आप चाहे तो उसको 2 बार में ले सकते हो, 10,000 में ले सकते हो। अभी मैं आपको एक साथ करके बता रहा हूँ कि 20,000 इससे ले लिए हैं, आप इसको पार्टिशनली ले सकते हो, ठीक है। तो 20,000 अभी हमने डाल दिए इसको,
यहाँ पे लेना है। अब हम लेते हैं, मान लो 20,000 हमने ले लिए, बैंक में ले लिए, तो यहाँ बैंक का नाम लिख देंगे, कोटक महिंद्रा बैंक ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको रिसीव करना है, अलग अलग बैंकों से रिसीव करना है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, ये कुछ नहीं बना, बैंक का नाम पूछ रहा है, अभी हम पे कुछ नहीं है तो उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ नरेशन में हम लिख सकते हैं कि बीइंग कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरेश, और इसी तरह से इसको बस एंटर करके सेव कर देना है। ठीक है, आपको ऐसी पूरे सबसे रिसीव कर लेना है, सब डाटा से अमाउंट रिसीव कर लेना है। जब ये सब हो जाए उसके बाद हमें करनी है पेमेंट की एंट्री, यानी जिनसे सब शुरू में जिससे हमने सामान खरीदा था अब हम उनको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम पे पैसा आ गया, अब हम उनको पे कर देंगे उनके पैसे। तो पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, F5 में, और यहाँ पे DR पूछ रहा है डेटर, तो यहाँ पे हम लेंगे क्रेडिटर का नाम लेंगे, जितने भी हम क्रेडिटर जिनके हमने सामान परचेज किया था अब हमें पेमेंट कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम CR लेंगे सारे, मोहन CR है ना ये क्रेडिटर, तो यहाँ हम लेंगे यहाँ पे। अब ये देखो इसने बता दिया कि यहाँ पे 5,000 इसको देने हैं। ठीक है, 5,000 इसको देने हैं, तो उसको हम दे देंगे 5,000, यहाँ पे डेबिट में 5,000 लिख देंगे, 5,000। अब किससे दे रहे हैं हम, कैश या बैंक से? CR है, अब यहाँ पे लेंगे हम कैश या बैंक से, मान लो हम इसको कैश से दे रहे हैं तो यहाँ कैश ले लेंगे, तो कैश आ गया। और यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर दिया, अब सेव हो गया ये। इसी तरह से दूसरा जो है, अब किसे पेमेंट करनी है हमें, कौन है दूसरा, सुनील है CR, जिसे हमने सामान परचेस किया था सुनील से। अब सुनील को कितना यहाँ पे दिखा रहा है, करंट बैलेंस कितना में पे करना है, 10,000 पे करना है, तो यहाँ 10,000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 10,000 ले लिया, और किससे पे कर रहे हैं हमने, मान लिया इसको बैंक से पे करते हैं इसको, तो हमने यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, और ये एंटर करके यहाँ डिटेल्स है, चेक रेंज है, इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है हमारा चेक नंबर, अभी हम पे नहीं है तो अभी हम पे, चलो मान लेते हैं चेक नंबर हमारे पास ये है, तो ये आप डाल सकते हैं, चेक नंबर इससे पे कर रहे हैं, तो इसलिए एंटर करके सेव कर देना है इसको। एंटर हो गया, सेव। इसी तरह से आपको सबको पेमेंट कर देनी है, जो 10 के 10 आपके जितने क्रेडिटर हैं सबको आपको पेमेंट कर देनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वाउचर मोड की एंट्री। ठीक है, ये प्रैक्टिस फाइल है, मैंने इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन है, अराइव एट टोटल लोन गिवन टू रमेश एंड रम्या ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ्स। तो रमेश एंड रम्या को 3 महीने में टोटल कितना लोन दिया है, हमें ये निकाल के लेके आना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, ठीक है, इक्वल टू लिख देंगे पहले, इक्वल टू सम इफ, टैब दबाया, रेंज सेलेक्ट करनी है पहले हमें। तो रमेश एंड रम्या किस में है, इसके अंदर है, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, रमेश का ले लेंगे क्राइटेरिया, रमेश ले लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है सम रेंज, सम रेंज है, अब ये है अमाउंट, सम रेंज ये है हमारी, तो इसको ले लिया हमने सम रेंज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस दबाएंगे, फिर दोबारा लिखेंगे सम इफ, टैब दबाया। अब रम्या का निकालेंगे इसी तरह से, रेंज क्या है, रेंज ये है हमारी, ठीक है, इसको ले लेंगे। इसमें किसका निकालना है, क्राइटेरिया मतलब किसका निकालना है, इसमें रम्या का निकालना है। ठीक है, रम्या ले लिया, कॉमन है सम रेंज, सम रेंज हमारी ये है, अमाउंट इसे ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, टोटल इतना निकल के आ गया 15,80,000। ठीक है,
अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मेनी टाइम्स सुदीप हैज़ टेकन लोन ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स। तो सुदीप ने कितना लोन लिया है इन 3 महीनों में, हमें ये निकाल के लिखाना है। तो उसके लिए हम कितना है, तो उसके लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, काउंट इफ़। ये काउंट इफ़ अब रेंज पूछ रहा है, अब रेंज हमारे इसमें लाई करता है, तो इसमें हम ले लेंगे ये पूरा सेलेक्ट कर रेंज ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा सुदीप है, सुदीप को ले लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो सुदीप ने 3 बार लोन लिया है इन 3 महीनों में। वो एक तो जैसे ये सुदीप ये रहा, एक सुदीप 3 बार लोन ले लिया ना, 3 टाइम हो गया इसलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अराइव एट एवरेज लोन टेकन बाय रम्या ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ। तो रम्या ने लास्ट 3 मंथ में एवरेज लोन कितना लिया है, तो ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएंगे एवरेज इफ का, एवरेज इफ का। अब ये पूछा रेंज, तो रेंज सबसे पहले हमें ये देनी है, पार्टी में जो कॉलम में सबको सेलेक्ट कर लेना है, रेंज ये ले लेनी है, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है। इसका पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसमें है क्राइटेरिया हमारे रम्या, तो रम्या ले लेंगे इसमें, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। आप पूछ रहे हैं एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज हमारी ये है, अमाउंट जो है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आ गया रम्या का निकल के आंसर 2,60,000 एवरेज आ गई इसकी। रम्या ने टोटल एवरेज 2,60,000 लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What is the amount of loan taken by रमेश at the interest rate of 12%। तो रमेश ने कितना लोन लिया है इंटरेस्ट रेट 12% में, तो हमें ये निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम टोटल निकालना है, तब तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ एस का, इक्वल टू सम इफ एस, ठीक है। अब ये पूछा है सम रेंज, तो सम की रेंज क्या है हम दे देंगे, सम रेंज ये है हमारी, ठीक है, ये ले लिया हमने सम रेंज, ठीक है। अब कॉमा लगाते हैं। इसके पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, कंडीशन क्या है हमारी, किस रमेश की ये वाली है, ठीक है, जिसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, ये ले लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर इसमें से क्राइटेरिया इसमें से क्या है, क्या निकाल के लेके आना है, क्राइटेरिया 1 क्या निकाल के लेके आना है, रमेश है इसमें, ठीक है, रमेश ले लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारी, ये इंटरेस्ट है, इसे ले लेंगे इंटरेस्ट, कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, इसमें से क्या निकाल के लेके आना, 12% निकाल के लेके आना, तो 12% पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर, और ये निकल के आ गया। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। अराइव एट नंबर ऑफ लोन्स टेकन बाय सुदीप एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%। तो सुदीप ने 16% इंटरेस्ट रेट पे कितने बार लोन लिया है, ये निकाल के लेकर आए। अब इसमें हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हम काउंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं इसमें कितने, 1 या 2 बार 3 बार, ठीक है। तो इसलिए हम काउंट का इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, हम काउंट इफ्स का, इक्वल टू काउंट इफ्स। अभी हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, रेंज लेनी है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे ये ले लेते हैं, जिसमें सबके नाम लिखे हैं, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब इसमें क्या निकालना है, क्राइटेरिया 1 किसका निकालना है, सुदीप का निकालना है, तो सुदीप ले लिया, क्लिक कर दिया, कॉमा। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 क्या है, इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो रेंज ले ली, इंटरेस्ट की रेंज ले ली, कॉमा लगाया। फिर क्या पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या दिया है हमारा, कितना इंटरेस्ट निकाला है, 16% है, तो 16 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। 2 बार इसने लोन लिया है 16% से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें है फाइंड आउट एवरेज लोन टेकन बाय रम्या एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। तो एवरेज लोन निकालना है, तो सिंपली हम इसमें समझ में आ रहा है कि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें एवरेज इफ्स का, एवरेज इफ्स का, ठीक है।
एवरेज इफ्स, अब इसमें एवरेज रेंज लेनी है। एवरेज रेंज हमारी कहाँ है, ये है अमाउंट की, ठीक है, इससे निकालना है। कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होनी चाहिए हमारी, जिसका नाम है सब में, क्योंकि अब इसका हमें नाम निकाल के लेके आना है, इसलिए क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी यही हुई। फिर कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, अब किस पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसमें क्या निकालना है, किसकी निकालनी है, इसमें निकालनी है रम्या की, तो रम्या पे कर लेंगे क्लिक। रम्या पे हमने निकाल ली। कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब रेंज 2 क्या, इंटरेस्ट है हमारा, इंटरेस्ट से लेके आना है, इंटरेस्ट में से निकालना है, तो ये भी ले लिया, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया 2 पूछा है, इसमें कितना % इंटरेस्ट निकालना है, 14% से निकालना है, तो हमने 14 पे क्लिक कर दिया, तो ब्रैकेट बंद कर दिया, देन एंटर, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, ये शीट आपको कॉपी कर लेनी है और ये शीट आपको ले लेनी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इंडिकेट कैटेगरी ऑफ ईच लोन बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूल। अप टू अगर 1.5 लाख हो तो स्मॉल आ जाए, स्मॉल लेके आना है। ठीक है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में हो तो मीडियम लिखा हुआ आना चाहिए, और मोर देन 3.5 लाख से ऊपर हो तो लार्ज लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम लेंगे इनवैलिड। अगर इन तीनों में से कोई से भी बीच में कंडीशन नहीं लगती है तो इनवैलिड लिखा आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इफ़, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। तो ये पूछ रहा है अभी किस अमाउंट से लेना, हमें ये अमाउंट लेना है लॉजिकल टेस्ट में, कॉमा लगाना है। तो क्या लिखना चाहिए, इफ़ ये वैल्यू लेस देन हो 1,50,000 के। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, स्मॉल लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल लिख देंगे और इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब दूसरा टाइप क्या रूल है, ये अगर 3 लाख तक हो तो मीडियम लिखा हुआ आना चाहिए, तो इसके लिए फिर दोबारा से हम ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर लेस देन 3 लाख, 2.5 सेकंड, 1000 3 लाख। ठीक है, तो क्या निकल के आना चाहिए, मीडियम, तो मीडियम लगाएंगे, मीडियम लिखा हुआ आना चाहिए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मोर देन 3,50,000 हो तो लार्ज लिखा आना चाहिए, तो इसलिए अब ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को, फिर ग्रेटर देन का फॉर्म लगाएंगे, इसमें लिखेंगे 3,50,000। ठीक है, मिड कॉमा में लार्ज, सॉरी कॉमा लगाएंगे, मिड कॉमा में लिखेंगे लार्ज, मिड कॉमा बंद करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या लिखा हो, इनवैलिड। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर। ठीक है, एंटर कर दिया, और यही हम सब में लेके आना है, तो कंट्रोल D, ये सब में अपने आप रूल फॉलो हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कंपेयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लोन टेकन बाय रमेश एंड सुदीप एज गिवन इन टेबल 2 विथ ओरिजिनल लोन अमाउंट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू देंगे, ये
लोन नंबर में सबसे फर्स्ट है उसको दे देंगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, टेबल एरर। टेबल एरर में हम सिलेक्ट कर लेंगे टेबल 2 से, टेबल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अमाउंट है हमारे तीसरे कॉलम पे। ठीक है, तीसरे कॉलम पे तो 3 लगा देंगे यहाँ पे, तीसरे कॉलम में 3 कॉमा 0 ले लेंगे। 0 वैल्यू ट्रू के लिए होती है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे पहले हमें एक और करना था, देखिए शुरू से देखिए। इससे पहले हमें D4 ले लिया, शुरू से देखिए। लुकअप वैल्यू लगा दी, इक्वल ब्रैकेट लगाया, वी लुकअप लगा के ब्रैकेट लगाया, और लुकअप वैल्यू में हमने ये लिया कॉमा टेबल एरे, जो टेबल थी से टेबल 2 की वो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर F4 दबा दिया। अब F4 से ये लॉक हो गया, कॉलम और ये रो हमारी लॉक हो गई है। ठीक है, फिर कॉमा दबाया, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पे है, 1 2 3 3 पे है, ये अमाउंट हमारा तो 3 लिख दिया, फिर कॉमा करा 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये वैल्यू निकल गई 78,000। इसी तरह हम सब में लगा देंगे, ये कंट्रोल D से सब में निकल के आ गई। अब ये पूछ रहा है हमारी सबका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया। किसका है ये, रमेश और सुदीप का। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए इसको अमाउंट, जितना लोन अमाउंट है उससे क्लोजिंग बैलेंस से माइनस कर देना है। ठीक है, ये निकल गया। डिफरेंस कितना था, 22,000 का डिफरेंस निकल के आ गया, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सबके निकालने के लिए कंट्रोल D लगा देना है इसमें इतना ही करना है। ठीक है, ये डिफरेंस भी हमारा निकल के आ गया। 1 लाख के और इसके बीच में डिफरेंस है 22,000। इसी तरह से सबका डिफरेंस निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच लोन टेकन बाय रम्या एंड दर्शन एज गिवन इन टेबल 3 विथ ओरिजिनल लोन अमाउंट एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस। ठीक है, तो ये लेते हैं। आंसर नंबर हो गया ये हमारा 9, आंसर नंबर 9 है। इसके लिए पहले हमें क्लोजिंग बैलेंस इसका यहाँ पे निकाल के लेके आना है, रम्या एंड दर्शन का। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एच लुकअप, क्योंकि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल में है तो इसलिए हमने एच लुकअप का फॉर्मूला लगाया है। एच लुकअप और लुकअप वैल्यू लेनी है ये लोन नंबर। ठीक है, कोई कॉमा लगाना है, फिर पूरा टेबल एरर, टेबल सेलेक्ट करनी है हमें जिस टेबल में हमारा डेटा है, फिर F4 से डॉलर का साइन लगा देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर रो इंडेक्स नंबर कितने पे है, 3 नंबर पे 1 2 3 पे है ना अमाउंट, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, कॉमा 0 लगा देंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे, और यही सब में कंट्रोल D से आ जाएगा। देखिए जो रमेश एंड दर्शन के हैं वही आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज सब में नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा होगा। इस तरह डिफरेंस निकालने के लिए इसको डिफरेंस निकाल लेंगे, 1 लाख माइनस क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस, नॉट अवेलेबल, इसलिए इसको सब सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल D कर देंगे। तो ये 80,000 आ गया, इतने का डिफरेंस है क्लोजिंग बैलेंस में और टोटल लोन अमाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय GMAC ड्यूरिंग ईच मंथ। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है, जो टोटल 3 मंथ में है तो कितना लोन दिया है। ठीक है, हर मंथ में कितना लोन पे किया है तो वो निकालना है इसमें। उसके लिए पहले सीट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे पाइवट टेबल, तो इंसर्ट करेंगे, पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ एग्जैक्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है, मतलब इसी सीट में अगर चाहिए आंसर आपको तो इसी में ही सेलेक्ट करना है आपको एग्जैक्टिंग वर्कशीट। हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन ओके कर देना है, और यहाँ पे रो के अंदर हम मंथ को लेके आएंगे, ड्रैग कर देना मंथ को, और अमाउंट को वैल्यूज़ में ले आना है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी अप्रैल में इतना दिया था, मई में इतना, और जून में इतना लोन दिया था, वो ग्रैंड टोटल भी आ गया इसका। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 10 में। और चलते हैं आंसर नंबर 11 में। ये कह रहा है प्रिपेयर ए रिपोर्ट शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय GMAC ड्यूरिंग ईच मंथ टू ईच पार्टी। तो ईच पार्टी के लिए और ईच मंथ में कितना कितना लोन दिया है तो वो निकालना है।
तो इसके लिए नो निकालेंगे हम, आंसर लिख देंगे 11। तो इस पे जाना है, तो उस पे इंसर्ट पे जाना है, ठीक है, पाइवट टेबल में जाना है, एग्जिटिंग सीट में क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे ले लेनी है, एग्जिटिंग सीट ले लेनी है, ओके कर देना है। सीट को सेलेक्ट करें पहले, ठीक है, सीट कैसे की, इंसर्ट में जाएं, पावर टेबल में जाएं, न्यू वर्कशीट में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्या क्या पूछा सर, मंथ है, पार्टी है और अमाउंट है। तो मंथ और पार्टी को हम इसमें लेंगे, रोज़ में ले लेंगे, और वैल्यूज़ में अमाउंट को वैल्यू में डाल देंगे। तो ये निकल के आ गया, रमेश ने इतने लिए थे, रम्या ने इतने लिए थे, सुदीप ने इतने लिए थे। तो ये कैटेगराइज हो गया, मंथ वाइज भी हो गया, ठीक है। इस तरह से रिपोर्ट निकालनी है। ये ध्यान रखना कि इसमें रोज़ में मंथ और पार्टी आए और वैल्यूज़ में अमाउंट आए, ठीक है। आंसर नंबर 12 पे चलते हैं। प्रिपेयर ए रिपोर्ट शोइंग एवरेज लोन गिवन बाय जीमैक ड्यूरिंग ईच मंथ टू ईच पार्टी। तो इसमें अब एवरेज लेना है, कितना ईच मंथ में और ईच पार्टी में कितना एवरेज है लोन का, तो वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले टोटल सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे और यहाँ एक्सेटिंग ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे निकालना है, शीट टेबल बनानी है, पाइवट टेबल बनानी है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे हमें लेके आना है, देन ओके कर देना है। ये देखिए, तो मंथ हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना है, ठीक है, पार्टी, मंथ पार्टी, और जो अमाउंट है ये वैल्यूज़ में ले लो, ठीक है। और सम की जगह हमें क्या करना है, एवरेज करना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ करेंगे, यहाँ एवरेज पे क्लिक कर देंगे, देन ओके। ये देखिए एवरेज भी निकल के आ गया, एवरेज अमाउंट हर मंथ का, और पार्टी वाइज एवरेज निकल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट शोइंग नंबर ऑफ लोन्स गिवन बाय जीमैक ड्यूरिंग ईच मंथ, ठीक है। ईच मंथ में कितना लोन दिया है वो निकालना है। तो इसको सिंपली हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे दोबारा से, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में जाना है, फिर आपको यहाँ पे एग्जिटिंग वर्कशीट में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है कहीं भी बाहर जहाँ पे आपको लेना है, देन ओके करना है, ठीक है। मंथ, अब हमें क्या क्या निकालना है, मंथ और अमाउंट सही का ही यूज़ है इसमें। तो मंथ को हम रोज़ में ले लेंगे, ठीक है, और अमाउंट को वैल्यू को यहाँ ले लेंगे। जो वैल्यूज़ में उसको हमें काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पे काउंट सेलेक्ट कर लो, देन ओके। तो हमें निकल के आ गया है कि अप्रैल में जो काउंट है 4 बार लोन लिया है, मई में 3 बार लिया है और जून में भी 4 बार, ग्रांड टोटल लोन 11 लिए हैं, ठीक है। और आंसर नंबर 14 में है, इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अकाउंटेंट दैट द लोन गिवन अंडर लोन नंबर जीमैक हैज़ रॉन्ग अमाउंट, क्रिएट लोन अमाउंट इज़ 250, ठीक है। अपडेट ऑल रिपोर्ट प्रिपेयर अंडर क्वेश्चन नंबर 10 to 13। तो इसमें कहीं नहीं, जब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो जैसे लोन अमाउंट है, यहाँ पे सब टेबल को आपको रिफ़्रेश करना है। तो हर टेबल पे जाओगे आप, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ़्रेश का बटन दबाना है, सब टेबल में रिफ़्रेश का बटन दबाना है, और आपको कुछ नहीं करना है। और लोन अमाउंट जो है उसको अगर आपके वहाँ 250 होना चाहिए, इसमें करेक्ट लोन अमाउंट इज़ 250, जीमैक TL 44 का 250। तो यहाँ पे आप 250 कर देना, कितना था, 2,50,000 ना, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद आपको बस टेबल में रिफ़्रेश करना है और कुछ नहीं करना है, रिफ़्रेश करना है, सब टेबल में जाके पावर टेबल जाके रिफ़्रेश का बटन दबाना है ताकि ये शीट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। सब में आपको रिफ़्रेश करना है, यही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है
और इनकम टैक्स को कैसे चार्ज किया जाता है। तो ये आज के सेशन में हम पूरा कंप्लीट इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। तो एज़ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। इनकम टैक्स एक टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर बाय द इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टैक्स स्लैब डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें जैसे डेफिनेशन में लिखा है वैसे ही इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको चार्ज करती है और इसको रिसीव करती है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली चार्ज करती है, मतलब डायरेक्टली जो आपके इनकम पे आपको चार्ज किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर देखें तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी इनकम पे चार्ज हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो उस पर जो आप टैक्स दे रहे हो, जो जीएसटी दे रहे हो, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये मेन जो डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है उसको हम अभी पढ़ेंगे और जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है उसको हम बाद में देखेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स की इनकम होती है ये जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिसीव करती है, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी शेयरिंग या हिस्सा नहीं होता है। वहीं पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है उसका जो हिस्सा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी है वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जिसको ये चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स, वो जो टाइप होते हैं वो टाइप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हमने। वो 6 टाइप के होते हैं जिनको जो डायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है उनको जो हमारे जो एज पर जो सेक्शन 231 है उसके अंडर जो डेफिनेशन है जिनको ये टैक्स चार्ज किया जाता है वो है इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं कि इंडिविजुअल कौन होता है। इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। जब वो कोई भी अर्निंग करता है तो उस पर जब टैक्स लगता है तो ये मतलब इंडिविजुअल से लेना देना मतलब हो गया कि जैसे मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई सैलरीड पर्सन है या कोई पर्सन है वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिविजुअल पर्सन हो गया। उसके बाद ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसमें जो 2 पर्सन होते हैं जो फैमिली में, जो फैमिली अनडिवाइडेड होते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर जो साथ में अगर सन है तो वो आपस में मिलके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी को देखते हैं तो ये इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह देखते हैं जैसे इसके नाम में भी बताया गया है। उसके बाद जो तीसरे जो जिनको फाइलिंग करनी होती है वो कंपनी होती है। कंपनी जो भी बिजनेस है अपने आप को एज ए कंपनी एक्ट जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको हम कंपनी कहते हैं। और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म आती है। पार्टनरशिप एज ए पार्टनरशिप एक्ट अगर हम अपने बिज़नेस को जब रजिस्टर कराते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये जो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ये मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं होते, आर्टिफिशियल पर्सन को ही क्रिएट करके ये हम उनकी टैक्स फाइलिंग को करते हैं। तो ये हम हो गया कि किन किन लोगों की टैक्स फाइलिंग करते हैं, ये उसके बारे में हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों के लिए सेम ही होता है। तो जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख, अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है तो आपका 2.5 लाख का आपका इनकम टैक्स स्लैब होगा। तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम आती है तो आपको 5% आपको टैक्स पे करना होगा। और
अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम अबाउट 10 लाख है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये इनकम टैक्स स्लैब है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है टैक्स फाइलिंग करते हो, क्योंकि इसी स्लैब रेट के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि किसको कितना टैक्स पे करना है। उसके बाद आता है कि जो इनकम टैक्स स्लैब जिनकी एज 60 है उनके लिए तो अलग है, लेकिन जिनकी एज जो है वो 60 साल से 80 साल के बीच में है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट द्वारा एक अलग टैक्स स्लैब दिया गया है। तो वो जो टैक्स स्लैब है उसमें अगर आपकी जो इनकम है 0 से 3 लाख तक आती है तो आपको नील टैक्स पे करना है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में आती है तो आपको 20% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन 10 लाख है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। जिस तरीके से अभी हमने देखा है जो 60 से कम उम्र जिनकी है उनके लिए अलग टैक्स स्लैब है, 60 से 80 जिनकी उम्र उनके लिए अलग टैक्स स्लैब है। और अब जो हम तीसरा टैक्स स्लैब देखेंगे ये उनके लिए है जिनकी एज जो है 80 साल से ज़्यादा है। तो 80 साल से ज़्यादा जिनकी एज होती है वो 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। उसके बाद अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती है तो उनको 20% टैक्स देना होगा। अगर उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको जो है जो 10 लाख से अमाउंट जो ज़्यादा होगा उस पर 30% उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने टैक्स स्लैब देख लिया पूरा जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए लगता है। तो यही टैक्स स्लैब में से ही हम एक टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग टू एज हम एप्लीकेबल करते हैं। उसके बाद जब हम जो टैक्स है अकॉर्डिंग टू उनकी इनकम जब चार्ज कर लेते हैं उसके बाद जो हम चार्ज करते हैं वो है सेस एंड सरचार्ज। तो जो एजुकेशन सेस है वो 4% एजुकेशन सेस हमें पे करना होता है हमेशा जो भी हमारी इनकम अर्न हुई होती है, और ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद जो हमें सरचार्ज पे करना होता है, जो सरचार्ज है वो टैक्सेबल इनकम पे डिपेंड करता है कि जो हमारी इनकम है वो कितनी हुई है। अगर हमारी इनकम जो है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो हमें 10% जो है सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर हमारी जो इनकम है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो हमें 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो हमें 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। हमारी इनकम अब 5 करोड़ है तो हमें 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये हमने एक कंप्लीट जो मॉडल होता है ये हमने समझ लिया है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कि कंप्लीट जो टैक्स जो लागू होता है वो कितना टैक्स लागू होता है और कैसे कैसे किस किस तरीके के टैक्स लगते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए टैक्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो टैक्स है वो पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे लगता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो डायरेक्ट जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है। अगर आपकी जो भी इनकम आप अर्न करोगे इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं होती है कि जैसे हमने जो अभी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए देखा था कि उसमें लिमिट थी, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको इनकम 10,000 भी होती है 5,000 भी होती है तो आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे सरचार्ज के लिए एक लिमिट बनाई गई है कि अगर जो आपकी इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको 12% सरचार्ज देना है, अदरवाइज़ आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है। और उसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और उस पर आपके टैक्स कैलकुलेट हुआ है तो आपको यहाँ पे 4% आपको टैक्स देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना आपको होगा। उसके बाद आता है टैक्स रेट ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। तो डोमेस्टिक कंपनीज में क्या एप्लीकेबिलिटी होती है टैक्स चार्ज करने की, ये उसके बारे में है। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उसमें अगर आपका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ अगर आपका जो टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं 400 करोड़ तक है तो आपको 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर ही अगर आपका जो टर्नओवर 400 करोड़ से अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो आपको 30% टैक्स देना होगा। उसके बाद इसमें जो
डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उसमें जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% लगता है यहाँ। और उसके बाद इसमें जो सरचार्ज है इसमें भी सरचार्ज के लिए एक स्लैब दिया हुआ है कि अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है तो आपको 7% जो है आपको सरचार्ज देना होगा। वहीं पर ही अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम होती है तो आपको 12% सरचार्ज देना होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सरचार्ज और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इनकम पे कैलकुलेट होगा, और जो टैक्स की लायबिलिटी की जो परसेंटेज है वो लगती है टर्नओवर पे। तो आपको जब भी आपको टैक्स चार्ज करना है तो आपको टर्नओवर देखना है कि कितने % आपको टैक्स लगाना है, उसके बाद किस अमाउंट पर टैक्स लगाना है उसके लिए आपको प्रॉफिट देखना होगा। उसके बाद आता है टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनीज। तो जो फॉरेन कंपनीज है उन पे जो टैक्स लगता है वो 40% टैक्स लगता है, और उसमें भी सिमिलर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% देना होता है। इसमें जो सरचार्ज लगता है अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ के बीच में तो आपको 2% आपको टैक्स देना है। अगर वहीं पर ही आपकी जो टैक्सेबल इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 5% सरचार्ज देना होता है। उसके बाद आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव जो कंपनीज़ है उसके बाद जो हमने ऊपर जो भी पढ़ा था इंडिविजुअल के बारे में, तो उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उसमें आपने देखा होगा तो उसमें जो हमारा जो टैक्सेबल स्लैब है वो ये है कि अप टू जो 10,000 है आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 से 20,000 आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर अबव 20,000 है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जो आपकी अगर जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 7% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, और इसमें जो 4% है वो एजुकेशन सेस जैसे सब में देना पड़ता है वो इसमें भी देना पड़ता है। इसके बाद आता है मार्जिनल रिलीफ में। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि अगर इसमें आपको मैं एज ए एग्ज़ाम्पल बताऊं, जैसे अगर मान लो सपोज़ करो किसी की इनकम अगर 50 से 51 लाख होती है तो इसमें आप देखोगे कि सिर्फ 1 लाख उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 50 से 51 लाख जाने में कभी कभी क्या होता है कि सरचार्ज की वजह से इनकम तो 1 लाख बढ़ी है लेकिन जो टैक्स है वो 1 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में जो टैक्स है और जो इनकम बढ़ी है उसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन रिलीफ होता है, उसको हम टैक्स से कम कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम आगे आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, पूरा जो भी टैक्स का स्ट्रक्चर है वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी ये हम गो थ्रू कर रहे हैं टैक्सेशन के पार्ट को। उसके बाद आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरी होती है लेट आउट हाउस, और दूसरा होता है वैकेंट हाउस। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है उस सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये होता है कि जिसमें आप खुद रह रहे हो उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें आप मतलब जो इनकम है आप उसमें नील मानते हो, उसमें कोई आपको इनकम नहीं हो रही है क्योंकि आप खुद रह रहे हो तो आपको कोई इनकम तो हो ही नहीं रही है। उसके बाद आता है आपका लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस का मतलब होता है कि जो आपने किराए पे दिया हुआ है। तो जैसे आपने कोई घर है वो आपने अगर किराए पे दिया हुआ है तो आपको उससे इनकम मिल रही है, तो वो जो इनकम है आपकी वो इनकम आपकी जुड़ती है और उस पर वो टैक्स भी कैलकुलेट होता है। तो जो उसके टैक्स की कैलकुलेशन है उसके प्रोविज़न है वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें आपको जो आपकी जो इनकम है उसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब 30% की आप उसमें छूट भी ले सकते हैं जो आपकी टोटल इनकम हुई है। उसके बाद है वैकेंट हाउस। तो वैकेंट हाउस मतलब कि खाली घर होता है। तो अगर आपका जो हाउस है वैकेंट है और आपके पास 2 से ज़्यादा घर है तो आपको जो वैकेंट हाउस है उसमें को भी आप हम इनकम की तरह ही काउंट करेंगे कि उससे भी आपको इनकम मिल रही है और वो भी आपकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम थोड़ा डिडक्शन देख लेते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी में होता है। ये इसमें हमने जो अभी 30% डिडक्शन तो हमने अभी आपको बताई दी, 30% डिडक्शन होती है। उसके बाद जो म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं, सबसे पहले जो आते हैं वो जो भी आपने जो म्यूनिसिपैलिटी के पे आपने जो भी टैक्स भरे हैं उसकी आप छूट ले सकते हैं। उसके बाद जो अंडर सेक्शन 24 है आप स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट ले सकते हैं। उसके बाद जो होता है अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है अपने घर को बनाने के लिए तो आप उसमें 2 लाख तक की आप इसमें छूट ले सकते हैं। अगर आपकी जो
प्रॉपर्टी और रेंटेड है तो वो जो 2 लाख की लिमिट है वो पार करके भी आप उसमें छूट को ले सकते हैं। अगर जो लेट आउट जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो आपने इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो जो आप 2 लाख तक की छूट नहीं ले सकते, आप सिर्फ 30,000 की छूट ले सकते हैं। तो पहला है कि जो होम लोन है मस्ट बी परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी, मतलब कि जो होम लोन जो आपने लिया है वो, सॉरी ये क्या है, ये मतलब कि जो होम लोन आपने लिया है वो तो या तो आपने घर को बनाने के लिए लिया होना चाहिए या फिर आपने घर को ख़रीदने के लिए लिया होना चाहिए। अगर किसी और मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपने लिया हुआ है तो आपका जो ये आपको 2 लाख की आप डिडक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद आता है जो होम लोन है वो 1999 है उसके बाद लिया हुआ होना चाहिए, तभी आप ये छूट ले सकते हैं। तीसरी है कि अगर आप हाउस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको 5 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। अगर आप 5 साल तक के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है 2 लाख की बजाय तो आपको 30,000 ही छूट मिलेगी। अगला जो पार्ट है वो अलाउंसेस का पार्ट होता है इनकम टैक्स में। अलाउंसेस होता है कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जो सैलरी में जो अदर बेनिफिट मिलते हैं तो उनको हम अलाउंस कहते हैं। जैसे अलाउंसेस के अंदर आता है जैसे डीए है, हाउस रेंट अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो ये सब अलाउंस होते हैं। तो हर एक अलाउंस में अलग अलग तरीके की छूट होती है, एक लिमिट होती है। किसी में आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, जो अमाउंट मिलता है वो मतलब पूरा टैक्स फ्री होता है, कोई कोई होता है उसमें लिमिट होती है। तो सबसे पहले जो है ओवर टाइम है, ओवर टाइम अगर वो आपके सैलरी में जुड़ रहा है तो पूरी तरह टैक्सेबल है, उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आपको चिल्ड्रन अलाउंस अगर मिल रहा है तो आपको 100 रुपीज़ पर मंथ आपको 2 बच्चों तक आपको चिल्ड्रन अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो, यानी कि टैक्स में आप इस पर टैक्स नहीं देना है, आप इसकी छूट ले सकते हो। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस आता है, तो हॉस्टल अलाउंस जो होता है वो 300 रुपीज़ पर मंथ होता है। इसमें आप 300 रुपये तक आप इसमें छूट ले सकते हो। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस होता है, ये आप 800 पर मंथ तक ले सकते हो। और ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ये साल में आप जो है आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये फुल्ली मतलब एग्जेम्प्टेड होता है। जितना आपको अलाउंस मिला है पूरा पूरा आपको आप छूट ले सकते हो। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 4 साल में सिर्फ आप 2 ट्रैवल के लिए ही ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। जो भी अलाउंस उनको मिलता है वो उनकी सैलरी में उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसमें क्या कंडीशन होती है। तो जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 3 कंडीशंस होती है, उसमें से जो भी मिनिमम होता है वो हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्चुअल एचआर रिसीव्ड, जो आपने एक्चुअल एचआर रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से, वो या तो 50% ऑफ बेसिक 50% ऑफ सैलरी, मतलब जो सैलरी है इसका मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीओ होता है, तो वो 50%। अगर आप जो है मेट्रो सिटी में रहते हो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इनमें से भी जो मिनिमम होता है वो आपको आप एज ए अलाउंस आप उसकी छूट ले सकते हो। तो इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो हम आप आगे दिखाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कि किस तरीके से हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आप जो है 50,000 की गवर्नमेंट हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, जो हमारी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आई है उसमें हम 50,000 की जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी डिडक्शंस आती हैं कि किस तरह की मतलब डिफरेंट जो है हमारी डिडक्शंस होती हैं। तो जो सबसे पहली होती है वो 80C की डिडक्शन होती है। तो 80C में हम 1.5 लाख तक की हम छूट ले सकते हैं। तो 80C के अंदर हमारा आता है ट्यूशन फीस फॉर द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की ट्यूशन फ़ी है। अगर कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है, पीपीएफ अकाउंट में अगर कंट्रीब्यूट किया है, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमने डाला है, इनमें से
कोई से भी हम इन सबको मिला के हम सिर्फ 1.5 लाख तक ही छूट ले सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, पेंशन, तो ये डिफरेंट काइंड के टाइप ऑफ हमें मतलब ऑप्शन मिले हुए हैं। इनमें से हम किसी को भी या फिर सब में भी हम इनमें पैसे डाल सकते हैं, लेकिन जो टोटल छूट मिलेगी वो 1.5 लाख की ही मिलेगी। उसके बाद आता है 80CCD, तो ये अटल पेंशन योजना का है। इसमें अगर आप इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये भी, लेकिन इसमें भी जो 1.5 लाख की 80C के अंदर है उसी के अंदर ये इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है 80CCD 1B, इन्वेस्टमेंट इन NPS। तो अगर आप इसमें आप करते हो तो ये इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50,000 की और आपको छूट मिल सकती है। उसके अलावा आपके जो एम्प्लॉयर है वो भी इसमें NPS में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस अदर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इसी कैलकुलेशन के अंडर अगर कंट्रीब्यूशन किया गया है तो ही वो उतना अमाउंट ही एग्जाम्प्ट होगा। उसके अलावा जो अमाउंट अगर जो भी डाला जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा इस सेक्शन में वो टैक्सेबल होगा। तो उसके बाद आता है सेक्शन 80D। तो 80D में जो है वो है कि जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके लिए जो आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हो तो उसमें 25,000 की आप छूट ले सकते हो। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स भी है तो आप 25,000 उनके लिए ले सकते हो। तो टोटल आप इसमें फिर इस तरीके से 50,000 का आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। और इसमें वो टोटल तो वैसे 25 का करना होता है सपोज़, लेकिन अगर आपने 20,000 का ही क्लेम लिया है तो 5,000 का आप एडिशनल जो है इसमें हेल्थ चेकअप के लिए भी क्लेम ले सकते हो। ये इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि इसमें आपको जो 5,000 का है इसके कोई आपको सपोर्टिंग दिखानी होती है, तो ये बिना सपोर्टिंग के ही आपका चल जाता है। और 80D में ही एक सेक्शन होता है 80DD, तो ये उनके लिए होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। अगर कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है तो उसके लिए होता है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उसमें हम 75,000 हम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर सीवियर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें हम 1,25,000 तक हम इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन DDB, तो ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है। और ये जो है ग्रेटर देन अगर 60 ईयर एज है तो और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो तो उसमें चाहे 40,000 या फिर उससे जो कम खर्च हुआ है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है 80U। तो जो 80U जो सेक्शन है उसमें जो ये सेक्शन उसके लिए होता है जो टैक्स पेयर है। अगर उसको नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो अगर उसे 40 से 79% तक डिसेबिलिटी है तो 75,000, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वह 1,25,000 तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसके बाद आता है 80GG, तो सॉरी उसके पहले डिडक्शन आती है 80E की। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हैं तो आप ये उसकी के जो डिडक्शन है यहाँ पे 80E में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है 80G। 80G जो होता है वो होता है डोनेशन के लिए। अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसमें उसकी आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें 50 से 100% तक आप जो है डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद जो आता है ये आता है 80TT है, ये इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। अगर मान लो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 तक जो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में मिला है उस पर आप छूट क्लेम कर सकते हैं। और उस 10,000 से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन 80E। अगर आपने होम लोन लिया है और तो उसमें आप ये 50,000 तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आप का जो है जो ये मतलब अगर आपने ये समझ लीजिए कि 2018 के बाद अगर आपने लोन लिया है तो आपको ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये उससे पहले ये सेक्शन था। तो अगर आप
वो टर्म एंड कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही आप ये लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आता है 80GG। तो 80GG अगर आप कोई रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं तो आप उसके लिए ये 80GG क्लेम कर सकते हैं। तो आपको लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप HRA और 80G दोनों क्लेम नहीं कर सकते, आप दोनों में से कोई एक ही क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आप 80GG ना क्लेम करें। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है या आप बिजनेसमैन है तो आप 80G को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी 80G को कैलकुलेट करने की भी एक कैलकुलेशन होती है, उसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। वैसे उसका जो मतलब फॉर्मूला ये होता है कि आप मतलब 5,000 तक ही आप मंथली क्लेम कर सकते हो, यानी कि 60,000 पर ईयर आप इसको क्लेम कर सकते हो। या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, जो 25% आपकी जो टोटल इनकम है एडजस्टेड उसका 25%, या एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ द इनकम। जो एक्चुअल रेंट आपने पे किया है उसमें से अगर आप 10% ऑफ इनकम माइनस कर दें तो उससे जो निकल के आएगा, तो उन तीनों में से जो लोएस्ट होगा उसको आप यहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव इनकम क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आता है 80GG भी। तो इसमें 100% जो है मतलब ये 80GG भी, ये मतलब जैसे 80G जो पॉलिटिकल था तो उसी में ये सेक्शन आगे 80GG भी और GGC ये निकले हैं। तो अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है किसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को होता है तो वो 100% उसका क्लेम ले सकते हैं, तो 80GG के अंदर आता है। वहीं पर ही अगर आपका जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है वो 80GGC के अंदर आता है, उसमें भी आप 100% आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स को। ये 80E ये शायद हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन होता है। उसके बाद ये चार्ट है, आपको चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए ताकि आप थोड़ा जो ऊपर डिडक्शन दी हुई है उसको आप इजीली एक चार्ट के थ्रू भी आप इसको समझ सकें। इसके बाद आता है एडवांस टैक्स। तो अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो मोर देन 10,000 अगर बनता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो जो एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट है वो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है। और इसको जो पे करना होता है इस तरीके से करना होता है कि जो 15 जून तक आपको पे करना है वो 15% आपको अपना एडवांस टैक्स पे कर लेना है। उसके बाद 15 सितंबर में आपका 45% आपका पे हो जाना चाहिए, 15 दिसंबर आपको 75% आपका पे हो जाना चाहिए, और 15 मार्च में आपका जो पूरा एडवांस टैक्स का अमाउंट है वो आपको पे हो जाना चाहिए। उसके बाद ITR क्या होती है? ITR एक इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आप जो है अपनी जो इनकम की जो डिटेल्स है वो फिल करते हैं और उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और किस किस के लिए ITR भरनी ज़रूरी होती है? अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और एज 60 ईयर से कम है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। अगर आपकी जो एज है वो 60 साल से 80 साल के बीच में तो और आपकी इनकम जो 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। अगर आपकी जो एज है वो 80 साल से ज़्यादा है और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं तो भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट में आप इन्वेस्टेड है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आप लोन या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ITR की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक फर्म है या फिर कोई कंपनी है तो इस केस में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ज़रूरी है और ITR फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको किसी कैपिटल गेन से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट बैंक अकाउंट में सबमिट करें हैं तो भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में आप जमा करते हो तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अगर फॉरेन ट्रैवल पर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है।
अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपका जो TDS है वो 25,000 से ज़्यादा कटा है तो आपको ITR फाइल करना होगा। और अगर आपको बिजनेस टर्नओवर है वो 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना होगा। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि किन किन लोगों को ITR फाइल करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ITR फॉर्म अवेलेबल है और किस किस को कौन कौन सा ITR फॉर्म भरना होता है। तो सबसे पहले होता है ITR 1। जो ITR 1 है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है और जिसको एक घर से इनकम आ रही है और या अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो ITR 1 यूज़ कर सकते हैं। ITR 2 वो लोग यूज़ करेंगे जिसको कैपिटल गेन हुआ है और मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है और फॉरेन इनकम, फॉरेन में कोई इनकम या एसेट है या क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम मिली है तो वो ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 3 वो लोग फाइल करेंगे जिनको बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हुई है प्लस वो जो सैलरीड है उनको सैलरी से भी हुई इनकम हुई है और या किसी फर्म में वो पार्टनर हैं और क्रिप्टो इनकम हुई है तो वो ITR 3 यूज़ कर सकता है। ITR 4 वो लोग यूज़ करते हैं जिनको सैलरी से इनकम हुई है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और या फिर प्रेजेंटिव इनकम अपनी एज ए प्रेजेंटिव इनकम अपनी बिजनेस इनकम को शो करना चाहता है। प्रेजेंटिव इनकम के बारे में हम एक डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है। उसके बाद ITR 5 आती है जो पार्टनरशिप फर्म या फिर अदर जो लीगल एंटिटीज़ होती हैं वो ये इसको ITR 5 को भरती हैं। अगर कोई कंपनी है तो वो ITR 6 को भरेगी, लेकिन जो कंपनी है उसने एग्जेम्पशन ना ली हो अंडर सेक्शन 11 और ITR 7 कंपनीज और इंडिविजुअल भरेंगे जो सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)AC और 139(4)AD के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद हम जो जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रेजेंटिव इनकम, ये बहुत अलग ही दिख रहा है कि प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है। तो प्रेजेंटिव इनकम के बारे में यहाँ पे हमने बताया प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है। प्रेजेंटिव इनकम होती है अगर आपकी जो मतलब इसमें आपने कोई बुक्स मेंटेन नहीं करी है और आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आप ITR 4 के अंडर प्रेजेंटिव इनकम का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अंडर प्रेजेंटिव इनकम क्या होता है, आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करना है, आपको अपना जो प्रॉफिट, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप 50% आपका जो इनकम है उसका आप जो 50% उसको प्रॉफिट दिखा सकते हो। अगर अदर देन प्रोफेशनल आपको इनकम हुई है तो आप जो है 6% आपको इनकम दिखाना होता है। इसमें जो लिमिट होती है वो वो 75 लाख प्रोफेशनल के लिए होती है और जो अदर देन प्रोफेशनल है वो 2 करोड़ की उनके लिए लिमिट होती है कि 2 करोड़ तक आप इसमें इनकम दिखा सकते हैं। तो ये होता है प्रेजेंटिव इनकम के बारे में। प्रेजेंटिव इनकम में रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो हम आपको आगे रिटर्न में दिखाएंगे किस तरीके से फाइल करते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ITR अंडर। तो बेनिफिट क्या है ITR फाइल करने के, कि आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। आप एज एड्रेस प्रूफ ऑफ ITR को फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन में हेल्पफुल होता है। अगर आपको TDS क्लेम करना है तो आपको जो है ITR काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और उसके बाद आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको भी आप जो है ITR भर के कम कर सकते हो। इसमें आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो आप अपने जो लॉ इनकम अगर आपको होगा तो आपको इनकम के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने पिछले साल जो है रिटर्न को फाइल नहीं किया है। अब इसमें देखते हैं कि जो इनकम फ्रॉम शेयर है, इनकम फ्रॉम शेयर क्या होती है और क्या उसको हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं, कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं और कब हमें जो शेयर्स से जो इनकम होती है उसको हम ट्रेडिंग इनकम को मानते हैं। अगर मान लो हमने कोई जो शेयर है वो 1 साल से ज़्यादा अगर हमने उसको होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। वहीं पर ही अगर हमने 1 साल के अंदर अंदर उस शेयर्स को अगर बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और वहीं पर ही अगर हम इंट्राडे में कोई शेयर बाय और सेल कर देते हैं तो हम उसको एज ए कैपिटल गेन ना दिखा के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाते हैं और एज ए मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस हम उसको कंसिडर करते हैं।